Hi everyone, the topic is understanding the applications and the libraries. एप्लीकेशंस क्यों अंडरस्टैंड करनी है? क्योंकि जो भी चीज मैं समझाऊंगा किसी भी लेक्चर में एक ना एक एप्लीकेशन को कंटेक्स्ट में रख के समझाऊंगा, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि क्या कौन सी एप्लीकेशन क्या चीज होती है, ठीक है? सो लाइब्रेरीज, सेकेंडली लाइब्रेरीज बताती हैं कि इसका स्कोप कितना है कंप्यूटर विजन का। देखना अभी पता लगेगा, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, इस बार देखना, इसे एंड तक देखना। चलो ये कुछ टास्क हैं जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। फीचर मैचिंग से लेकर मोशन ट्रैकिंग तक सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखना, ये टास्क किस लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता हो, क्योंकि यहां पर अगर तुम्हें पता होगा टास्क क्या है, अगर तुम किसी भी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो कि तुम्हें कंप्यूटर विजन के टर्म्स में कुछ बोल रहा है, तो फिर तुम्हें पता होगा कि एक्चुअली ये कर क्या रहा है, किस चीज पर रिसर्च कर रहा है, किस चीज पर पेपर लिख रहा है। इफ ही इज वर्किंग ऑन 3D रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग ड्रोन्स, तो तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई ये ड्रोन के थ्रू 3D रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है और मैं इससे कैसे किस लहजे में बात करूं, ठीक है? ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद फीचर मैचिंग। पहले भी मैंने बताया फीचर्स क्या होते हैं। किसी भी एक इमेज के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं फीचर। यहां पर देख रहे हो तुम, मेरी टी शर्ट का कलर चेंज हो रहा है और बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक फीचर हो गया। यहां पर ये क्या है, एक एज हो गई। यहां पर तुम देख रहे हो मेरे आईज का जो रीजन है वो डार्कर है एज कंपेयर टू माई चीक्स रीजन, ये क्या है, एक फीचर हो गया, ठीक है? छोटे छोटे फीचर्स निकाले जाते हैं, फिर इन्हें मैच करा जाता है। मैच किस लिए करा जाता है? मैच करने के पीछे बहुत से रीजन होते हैं। यहां पर क्यों मैच करा जा रहा है? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एक छोटी सी एल्गोरिथम है, ध्यान से देखना। फीचर निकाले और फ्लैन के थ्रू हमने फीचर्स मैच कर दिए, तो देखो उसमें पता चल गया कि बुक कहां पर है, यही सेम बुक दिख रही है ना सेकंड इमेज में। ये एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एल्गोरिथम में हमने फीचर्स लगाए। फिर आ गई इमेज स्टिचिंग। इमेज स्टिचिंग क्या है? 3-4 इमेजेस को पकड़कर एक पैनारोमिक बना देना। इसमें भी क्या लगता है, फीचर्स लगते हैं। कैसे? एक इमेज का एंड कहां पर हो रहा है और सेकंड इमेज में वही ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग किस एंगल पर कहां पर हो रही है, ये चीज पता होना जरूरी है कि नहीं? यहां से अगर एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट यहां इस पोजीशन पर एंड हो रहा है और सेकंड फ्रेम में ऑब्जेक्ट यहां पर एंड हो रहा है, तो दोनों का इंक्लिनेशन एक करने के लिए हमें फीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, सो इमेज स्टिचिंग भी फीचर्स पे वर्क करती है। इसके बाद आता है 3D इमेज स्टिचिंग। बहुत ही मजेदार टास्क है, हम लोग इसे बाद में करेंगे, अपने आने वाली सीरीज में हम लोग इसे करने वाले हैं। गाइस 3D इमेज स्टिचिंग वो चीज है, अगर तुम अपने रिज्यूमे में लिखते हो, इट विल ब्लास्ट योर रिज्यूमे, सच्ची में मजा आ जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं ईगो मोशन एस्टिमेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? ईगो मोशन एस्टिमेशन क्या होता है कि जब भी हम कैमरे से, किसी भी कैमरे के हमारे पास 2D फ्रेम्स है, 2D फ्रेम्स का कैमरा सिंपली जो वीडियो कैप्चर करता है, अगर किसी भी कैमरे की वीडियो हमारे पास है तो उससे ये बताना कि कैमरा किस पोजीशन में मूव कर रहा था व्हाइल मेकिंग द वीडियो, व्हाइल कैप्चरिंग द फ्रेम्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज ईगो मोशन एस्टिमेशन, ठीक है? ईगो मोशन एस्टिमेशन इसलिए यूज होता है कि बताना कि 2D फ्रेम्स के थ्रू कि कैमरे की 3 डायमेंशनल पोजीशन किधर थी। ओके, ये देख रहे हो इसमें छोटे छोटे ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, ये ऐसे दिखा रहा है कि हाँ भाई कैमरा इधर से आया और पीछे के लिए मूव कर रहा है, ठीक है? समझ गया ना ईगो मोशन एस्टिमेशन क्या होता है? मेडिकल इमेज एनालिसिस, यहां पर तुम्हें एक सीटी स्लाइस दिख रही है। सीटी क्या? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सुना होगा ना, हम सीटी स्कैन करा लो डॉक्टर बोलते हैं, तो इट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब यहां पर क्या है, ये जो तुम सेकंड इमेज देख रहे हो, बी इमेज, उसमें छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन पोजीशंस हैं। ये क्यों यहां पर मार्क करे गए, पता है क्यों? क्योंकि ये सेलिएंट रीजंस हैं। सेलिएंट रीजंस क्या होते हैं? किसी भी इमेज में जो फीचर्स डिपिक्ट करते हैं कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें तुम्हारे पास दोनों इमेजेस में सेम ही फीचर होंगे यार, ऑलमोस्ट। फीचर भी थोड़े हद तक ही काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेलियंसी मैप्स। यहां पर इसने सेलियंसी मैप क्रिएट करा होगा, उसके बाद पता लगाया होगा कि हाँ भाई ये रीजंस अलग हो सकते हैं दोनों इमेज में, ठीक है? या फिर कौन से इंटरेस्टिंग रीजंस हैं, समझ रहे हो ना, कि नॉर्मल इमेज से ये वाली इमेज कैसे डिफर कर रही है, इंटरेस्टिंग रीजन कौन से हैं, ठीक है? फिर आ जाता है HCI एंड BCI। HCI एंड BCI बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है? अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने छोटी छोटी चीजें देखी होंगी, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, जो कि एक बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है एक ह्यूमन के बीच में, कंप्यूटर के बीच में। लाइक मैं अगर अपनी आइज ब्लिंक करूं और मेरा वीडियो प्लेयर स्टॉप हो जाए, दैट इज नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, अगर हम कंप्यूटर विजन के टास्क में ले रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड फील्ड है, इसमें हम बिहेवियर एक एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में ह्यूमंस कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैसे क्या खोल रहे हैं, क्या पहले एक्सेस कर रहे हैं, क्या बाद में एक्सेस कर रहे हैं। सेकेंडली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर क्या होता है, आजकल कुछ ऐसी चेयर्स आई हैं, लाइक व्हील चेयर्स हैं, जो डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन जो पैरालाइज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अपने नर्व्स के सिग्नल्स से उस चेयर को अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं इधर उधर। व्हाट इज दैट? दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन,
ठीक है। सो इन प्रोजेक्ट्स को वर्कआउट कराने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है गाइस, एंड रियली ये प्रोजेक्ट बहुत सिंपल होते हैं। कैसे करना है मैं बता दूंगा बाद में, यही प्रोजेक्ट्स हम लोग लाएंगे बाद में। सब जितनी लाइन से हम लोग जो देखते आ रहे हैं ना, सारा कुछ हम ले आएंगे इस सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टीरियो विजन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया स्टीरियो विजन क्या होता है। सिंगल आई से कभी भी डेप्थ नहीं दिखती, एक आई बंद कर लो डेप्थ कभी पता नहीं लगेगी। दोनों आई से, एक आई से इधर इमेज बनती है, एक आई से थोड़ी सी इधर इमेज बनती है, और जो उनका पैरेलैक्स होता है वो किस लिए यूज होता है, कंपेयर करने में कि कितना डेप्थ है, उस ऑब्जेक्ट की कितनी डेप्थ है। नीचे देख रहे हो ये जो फेरेरो रोशर, मतलब ये छोटे छोटे जो चॉकलेट्स रखे हैं, इनका एक छोटा सा हीट मैप बन रहा है। उसमें लाल रीजन क्या है, उठा हुआ रीजन है। जैसे जैसे नीचे जा रहा है रीजन वो ग्रीन होता जा रहा है, रेड येलो ग्रीन, ग्रीन वाला सबसे नीचे का रीजन है। अब ये क्या, ये एल्गोरिदम ने बताया है, और हमारी आंखें भी क्या कह सकती है, हाँ भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि चॉकलेट उठी हुई होती है ऊपर, ठीक है। अब एल्गोरिदम को कैसे कोड करें जो कि वो लेफ्ट इमेज राइट इमेज से समझ गया, क्यों, क्योंकि ये स्टीरियो विजन के एल्गोरिथम्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। इस पे भी हम वर्क करेंगे। उसके बाद आता है स्टीरियो विजन डेप्थ इमेज। सिंपल बात है, काइनेक्ट वगैरह जो यूज होते हैं वो इसी फॉर्मुलेट पे चलते हैं। तो ये ऐसी सी डेप्थ इमेज हमें मिलती है जो कि हमने ऊपर अगमेंट कर रखी थी, ठीक है। अब ये आ गया इमेज सेगमेंटेशन रिकॉग्निशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज क्या होता है, सिंपली बता देना कि ये जो ऊपर जो हॉर्स वाली इमेज है कि वेदर इट इज ए हॉर्स और ए डॉग, हमने सिंपली बता दिया कि हॉर्स या डॉग, ये होता है क्लासिफिकेशन। बट सेगमेंटेशन क्या होता है, बिल्कुल पिक्सल लेवल जांच करना किसी चीज की, ठीक है। कौन से पिक्सल्स उस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, कौन से पिक्सल्स हॉर्स को बिलोंग कर रहे हैं, कौन से पिक्सल्स कैट को बिलोंग कर रहे हैं, कौन से पिक्सल्स डॉग को बिलोंग कर रहे हैं। यहां पर जो ऊपर वाला सेगमेंटेशन है, इसमें देखो इसने बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया हॉर्स से, हॉर्स वाले पिक्सल्स पर्पल कर दिए, बैकग्राउंड वाले ब्लैक कर दिए। सेकेंडली जो सेकंड वाला इमेज है, इसमें मल्टीपल क्लासेस के लिए सेगमेंटेशन इसने लगाया है। तो इसमें क्या है कि जो इंसान है उसे इसने बेबी पिंक कर दिया, एंड जो नीचे एक छोटा सा डॉगी या फिर जो भी पेट है उसे इसने पर्पल कलर में कर दिया, ठीक है। ये होता है एक सेगमेंटेशन। रिकॉग्निशन तो एज इट इज यार, जब वो पिक्सल लेवल मास्क बना रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज हो ही जाएगा, ठीक है। ये आता है मोशन ट्रैकिंग हमारे पास। मोशन ट्रैकिंग का क्या होता है कि जब भी कोई वीडियो एनालिसिस में मान लो हमें देखना हो कि चोर किधर भाग के गया, तो इतनी नेकेड आइज इतना जज नहीं कर सकती, बट एक नॉर्मल सा कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम अगर हम लगा देते हैं कि हाँ भाई इस फेस को ट्रैक करना है, तो फ्रेम्स में से उस फेस का फीचर्स मैच करके हम उसका मोशन ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इधर के लिए गया, फटाफट से उसे ट्रैक कर सकते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, चलो भाई इसके पीछे निकल लो, ठीक है। दैट इज नोन एज मोशन ट्रैकिंग। ये वाला भी पार्ट हम करेंगे। उसके बाद आती है लाइब्रेरीज यूज्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ओके, सो यहां पर मेन चीज आती है जो एज ए कंप्यूटर विजन एक्सपर्ट आपको मालूम होनी चाहिए। अभी तो चलो एक्सपर्ट नहीं हो, मैं भी नहीं हूं एक्सपर्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू वर्क विद इमेजेस। यहां पर जो इमेजेस के संग जब हम वर्क करेंगे, सबसे पहली चीज ये सारी लाइब्रेरीज यूज करने वाले हैं हम जो इमेजेस के संग है। अभी जितनी डरने की कोई बात नहीं है, और डरने की बात भी है, क्योंकि यहां पर अगर डर लोगे तो बाद में नहीं डरोगे। जब कोई आपसे बात करेगा कि यू हैव टू वर्क ऑन टेंसरफ्लो एंड केरास, अगर उस पर नहीं वर्क करना है पाइटॉर्च पे वर्क कर लो, समझ में ही नहीं आएगा यार बोल क्या रहा है, ठीक है। डीजेंगो या फ्लास्क पे वेब ऐप बना के डिप्लॉय कर देना, क्या बोला, नहीं समझ में आया, ओके। बहुतों को समझ में आ गया होगा बट स्टिल, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी समझना जरूरी है कि क्या चीज क्या काम कर रही है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी यहां पर ये आपके नोटिस के लिए मैं फटाफट से बता देता हूं कौन सी लाइब्रेरीज किसमें क्या यूज होता है, ठीक है। नंपाई, ओपनसीवी, साइकिट इमेज, ये सारी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इमेजेस प्रोसेसिंग में यूज होती है जब भी हम इमेजेस के साथ कंप्यूटर विजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के संग तो ये नीचे वाली लिखी है यार, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट होता है, ये सब टेक्स्ट के संग मशीन लर्निंग में यूज होती है। लाइव ऑडियो के संग लिब्रोसा यूज होती है। मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स और डीप लर्निंग प्रॉब्लम्स के संग में टेंसरफ्लो हो गया, केरास हो गया, साइकिट लर्न हो गया, पैंडास हो गया। पैंडास इसलिए होता है डेटा फ्रेम्स, मतलब डेटा को क्लीनिंग वगैरह के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन। डीजेंगो और फ्लास्क दो ऐसे पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि एक हमारे मशीन, अब हमारे पास इमेज है यार, अगर उसे एक हमें प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर में डालना है तो कहीं तो एक सर्वर पर ये कोड रखना पड़ेगा कि हमने इमेज डाली, सर्वर पे कोड रन हुआ और हमारे पास वापस एक इमेज लौट के आई जो कि उसका रिजल्ट है। मान लो हमने ये वाली इमेज डाली, हम मुझे अपने आप को सुंदर करना है तो एल्गोरिथम इस पे लगी और आ गई इमेज, दैट इज नोन एज डिप्लॉइंग। तो डीजेंगो और फ्लास्क आर यूज फॉर डिप्लॉइंग मेजरली ऑफ द कंप्यूटर विजन टास्क, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हम लोग जो लाइब्रेरी यूज करेंगे उसका सबसे पहली, एंड दैट इज द मोस्टली यूज्ड, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है कि नंपाई क्या होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि व्हाई नंपाई इज फास्टर देन पाइथन, ठीक है। हम नंपाई क्यों यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि इमेज जो होती है वो एरे के फॉर्म में होती है। अगली वीडियो में हम सिंपली डिस्कस भी करेंगे कि इमेज एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। हम अभी के लिए इतना समझो, इमेज इज एन एरे,
ठीक है। अब एरे को प्रोसेस करने के लिए हम सिंपल पाइथन भी लिख सकते थे, लेकिन नंपाई क्यों? नंपाई बहुत बढ़िया सपोर्ट देती है फॉर मल्टी डायमेंशनल एरेज। हम अपने आप कितना कोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ज्यादा इफेक्टिव नहीं कर सकते। अब देखो ध्यान से, नंपाई इज 5 to 100 टाइम्स फास्टर देन पाइथन। जैसे जैसे साइज ग्रो होता जाता है, नॉर्मल पाइथन लिस्ट स्लो होती जाती है, लेकिन नंपाई फास्ट होती जाती है, ठीक है। तभी हम इसे इमेजेस की प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर विजन में बहुत यूज करते हैं। सेकेंडली, ये क्यों फास्ट होती है? नंपाई सबसे पहली बात, ये सिंगल डेटा पर ऑपरेट करती है। सिंगल डेटा टाइप कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स में होते हैं, उस पर ऑपरेट करती है। सेकेंडली, ये वास्ट चंक्स ऑफ डेटा, जो ज्यादा, यही चीज एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नंपाई एक सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, लेकिन पाइथन की जो लिस्ट है उसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से नंपाई क्या होती है, जो बड़े बड़े टास्क होते हैं उसे मल्टीपल सब टास्क में ब्रेक कर देती है। मान लो एक बड़ी सी हमने इमेज दी, उसे छोटे 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 ब्लॉक्स में उसने बांटा और पैरेलली सबको कंप्यूट कर रही है, पैरेलली चला रही है सबको। दैट इज इट्स कैपेबिलिटी, ठीक है। ऊपर से नंपाई के जो फंक्शंस है वो बहुत ही बाप लैंग्वेज, दैट इज सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सी लैंग्वेज सबसे क्लोज रहती है असेंबली लैंग्वेज के, ठीक है। तभी मशीन लेवल लैंग्वेज के इतने क्लोज होने की वजह से ये इतना फास्टर है। पाइथन थोड़ी अप रहती है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन सी लैंग्वेज जो है वो क्लोज रहती है असेंबली के, तभी नंपाई इतनी फास्ट है, ठीक है। 3 रीजंस नंपाई हैज सी, नंपाई डिवाइड्स द ग्रेटर टास्क इनटू सब टास्क, एंड NumPy contains of only similar data types, ठीक है। ये 3 रीजन है व्हाई NumPy is so fast। NumPy हम लोग अभी यूज करेंगे, देख लेना। अभी हम मैं एक छोटा सा बेसिक सा भी, इसके बाद वाली जो सीरीज आने वाली है, इसके बाद के बाद हम कोडिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। साइकिट इमेज, साइकिट इमेज क्या है? एक तरीके से एक इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है। अब आप लोग समझो कि यार ओपनसीवी भी इमेज प्रोसेसिंग देती है, साइकिट इमेज भी ओपनसीवी, ये क्या हो रहा है? एक्चुअली साइकिट इमेज में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं जो कि हमें ओपनसीवी में नहीं मिलते हैं। जैसे निब्लैक सॉवला है, थ्रेशोल्डिंग्स हैं, तो ये सारे फंक्शन साइकिट इमेज में इंप्लीमेंटेड हैं। तो ऐसे हम लोग कभी कभी, मतलब अभी आप आगे चल के जानोगे कि चलो ओपनसीवी के संग में भी साइकिट इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये एक मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसे हम लोग अभी नहीं यूज करने जा रहे, बहुत बाद में यूज करेंगे जब मैं बताऊंगा थ्रेशोल्ड्स, ठीक है। अभी PIL, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, सिंपल सी बात है। इमेजेस होते हैं हमारे पास, JPG होती है, JPEG होती है, PNG होती है, टिफ फॉर्मेट में होती है इमेजेस, TIF। तो ये सारी इमेजेस को रीड करना, राइट करना, क्लोज करना, मैनिपुलेट करना, ये सारा काम क्या होता है? पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी का होता है। ओपनिंग, क्लोजिंग, मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस इनटू मल्टीपल एनवायरनमेंट्स, ये पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी करती है। PIL इसे बोलते हैं, या फिर हम इसे पिलो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच का, कोई आपसे ये पूछे पिल और पिलो के बीच का अंतर क्या है? सिंपल पाइथन 2 और पाइथन 3, ठीक है। ये 2 वर्जन है पाइथन के। नाउ ये हमारी लाइब्रेरीज यहां पर एंड होती हैं। अगले वीडियो से हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एन इमेज। हम लोग इमेज में जो भी बेसिक्स होते हैं कि इमेज एरे की तरह की होती है, कितना साइज ऑक्यूपाई करती है, कलर डेप्थ क्या होती है, कलर्स क्या होते हैं, इमेज का पिक्सल कलर लेता कैसे है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।